हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप जानते हो एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के यूपी के। सो आई होप कि आप लोग अब रिवीजन कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स या आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू क्वेश्चन पेपर दैट इज़ KVS PGT Biology 2018. So in this paper what we have, there are two parts in this question paper, part first and part second, and in part first we have also two sections, general English and general Hindi. General English और general Hindi दोनों के ही 10 questions हमें दिए जाते हैं, and after that part second में general knowledge and current affair, it also has 10 questions. Reasoning ability, computer literacy both have 10 questions. इनके भी हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। मीन्स 10 यहाँ से हम अगर देखें तो 50 क्वेश्चंस हमारे किस किस चीज़ के हो गए? इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। आफ्टर दैट पेडागोजी जो पार्ट होता है उसके हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। एंड लास्ट हमारा क्या है? बायोलॉजी, मीन्स हमारा कंसर्न सब्जेक्ट, दैट इज हम उसके हमारे पास कितने होते हैं? 80 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। सो टोटल हम देखें तो हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2.5 आवर का हमें टाइम मिलता है एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। So बच्चों, I have uploaded a video regarding this exam on my channel in which I have described exam pattern, syllabus and strategy, and from which books you can prepare all these parts. Everything I have described in that video. If you have any doubt regarding this, you can watch that video. Now in this session we will discuss this question paper and solve this. So let's start. फर्स्ट हमारा जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सारे पार्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल ओनली डिस्कस बायोलॉजी पार्ट। अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं तो टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर कर दूंगी क्वेश्चन पेपर को, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अदर पार्ट्स की भी। सो बायोलॉजी में हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है? द मिडल पीस ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्प्स। क्वेश्चन क्या है बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मिडल पीस होता है स्पर्म का, वो हेल्प करता है किस चीज़ में? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? टू हार्बर द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, टू एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना। यहाँ पर मिडल पीस की बात की है, मीन्स इस वाले पार्ट की। स्पर्म की स्ट्रक्चर बिल्कुल 12th NCERT आप उठाइए बायो की, आप उसमें देखोगे वहीं से क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन हो जा रहा है हमारा। स्पर्म की स्ट्रक्चर देखिए, सबसे ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट जो होता है ये हेड होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या रहता है? DNA रहता है, जेनेटिक मटीरियल रहता है, दैट इज हैप्लॉइड। मीन्स एक सेट होता है क्रोमोजोम का, 23 क्रोमोजोम होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोसोमल कैप, और ये एक्रोसोम वाला जो पार्ट होता है ये क्या करता है? ये पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है एग को। एग को जब स्पर्म एग के पास जाता है तो एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेनिट्रेट करने में यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जो एग की सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है बेटा ये मिडल पीस है। मिडल पीस में यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल एक ऑर्गेनल भी होता है और उसके अलावा मेन जो पार्ट है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हो पावर हाउस होते हैं एनर्जी के, ATP प्रोडक्शन करते हैं, मींस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो स्पर्म आप जानते हो मोटाइल होते हैं, एग्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्म मूव करके जाते हैं एग के पास, तो इनको मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी आती है, मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट से। मीन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? मिडल पीस में। सो मिडल पीस का ये फंक्शन हुआ कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इनको। उसके बाद ये वाला पोर्शन होता है टेल, ये भी मोटिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन टाइप वाला क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया है बेटा इन्होंने कि टेम्परेट रीजन्स अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं उनमें ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिक्स की कंपैरिजन में। ये भी आपका 12th NCERT से ही सोल्व हो रहा है क्वेश्चन। वहाँ आप देखोगे इकोलॉजी वाली यूनिट में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन। उसका रीज़न भी दिया हुआ है। रीज़न देखिए, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट टेम्परेट की तरह लेस सीजनल की तरह नहीं होते, लेस सीजनल होते हैं रिलेटिवली।
मोर कांस्टेंट, ज़्यादा कांस्टेंट होते हैं, सीजनल कम होते हैं। यहाँ पर सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो कम आते हैं ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में। सो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, इन्होंने रीजन में तो क्या बोला है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होते हैं, मोर कांस्टेंट होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा कांस्टेंट होगा, कम सीजनल होगा, जहाँ पर चेंजेस जो हैं एनवायरनमेंट में या कंडीशंस में कम चेंजेस आएंगे, ज़्यादा स्टेबल जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बिकॉज एक रीज़न भी दिया हुआ है कि ट्रॉपिकल, पहली बात तो ये समझिए, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट। यहाँ क्या दिया था, टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सो ये तो हमारा असर्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। और रीज़न क्या है, ये फॉल्स है और ये क्या है, ट्रू है। सो आंसर हमारे 4 जो ऑप्शन हैं, पहले ऑप्शन में कहा है असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका असर्शन का। और सेकंड ऑप्शन में बोला है असर्शन और रीजन ट्रू है बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और थर्ड में बोला है कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और फोर्थ में असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो हमारा फोर्थ यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो असर्शन दिया हुआ है ये फॉल्स है और जो रीजन है वो बात अपने आप में, स्टेटमेंट तो सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाता अगर यहाँ पर टेम्परेट के प्लेस पर क्या होता, ट्रॉपिकल होता और यहाँ ट्रॉपिक्स की जगह पर टेम्परेट होता। सो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ रिवर्स कर दी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट एंड ये वाला करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, ये वहाँ पर एनसीईआरटी आप देखिए, वहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया गया है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ पर, वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनको इवोल्व होने के लिए ज़्यादा सही कंडीशन मिलेंगे और ज़्यादा टाइम मिलेगा, इसलिए वो वहाँ इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन पीसीआर। पीसीआर जो प्रोसेस होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमारा, ये भी 12th एनसीईआरटी से सोल्व हो जा रहा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में है और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, किसी डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर कर सकते हैं, बिलियन ऑफ कॉपीज बना सकते हैं किसी सेगमेंट के डीएनए के। सो उसके स्टेप के बारे में इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शंस दे दिए और ऑप्शंस में क्या कहा है कि उनको सीक्वेंस बताना है सही, प्राइमर एनीलिंग, डीएनए सिंथेसिस, डीनेचुरेशन। आप सारे ऑप्शंस में देखिए पॉइंट्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं, बट उनका सीक्वेंस डिफरेंट करके दिया हुआ है, तो आपको सही सीक्वेंस बताना है। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और डीएनए सिंथेसिस। पीसीआर की प्रोसेस आप वहाँ से देखिए, बहुत इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक है 12th एनसीईआरटी में, तो और डिटेल में पढ़ना है आप अदर बुक से भी देख सकते हो, बट यहाँ ये उतने से ही सोल्व हो जा रहा है बिकॉज इन्होंने बस स्टेप का सीक्वेंस पूछा है। क्या करते हैं इसमें हम, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है या जीन है जिसका हमको कॉपी करवानी है बहुत सारी, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। बहुत ज़्यादा हीट करेंगे उसको तो जो बॉन्ड है इनके बीच में, सो सपोज ये हमारा डीएनए सेगमेंट है और इसमें यहाँ पर आप जानते हो एडेनिन, ग्वानिन, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन। सो उनके बीच यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हीट करने पर या टेम्परेचर ज़्यादा देने पर डीनेचुरेशन जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। मीन्स हम उन दोनों पर एक एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। तो डीनेचुरेशन ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर प्राइमर एनीलिंग क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड जैसे ही सेपरेट हो गए, अब इन पर एक प्राइमर, एक छोटा सा स्ट्रैंड होता है आरएनए का, उसको यहाँ पर लाकर 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड का, उसको यहाँ पर जोड़ा जाता है सबसे पहले। मीन्स इसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और उसकी पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो जो एक्सटेंशन होता है, मीन्स ये जो स्ट्रैंड है इनके ऊपर नए स्ट्रैंड जो बनेंगे वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड यहाँ पर ये डायरेक्शन बैठ रही है और इस साइड ये 3 है, तो यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो पहले प्राइमर आकर ऐड होते हैं, फिर उसके बाद डाइन्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पर डीएनए के टुकड़े ऐड होंगे, डीएनए की यूनिट्स ऐड होंगी, न्यूक्लियोटाइड जिनको हम बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्या, डीएनए सिंथेसिस या फिर एक्सटेंशन। और तीसरे स्टेप में, और इस प्रोसेस को, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, दैट इज नोन एज टैक पॉलीमरेज। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, टैक पॉलीमरेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। टैक पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, बिकॉज हमने यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा दिया है इस प्रोसेस में बेटा। तो जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए एक्सटेंशन के लिए चाहिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए, हमें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए चाहिए,
वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो नॉर्मल हमारी सेल में यूज़ होता है वो क्या होगा, एक प्रोटीन है तो वो इतने टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी, डीनेचर्ड हो जाएगी, टूट जाएगी। सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ होता है दैट इज टेक पॉलीमरेज। टी से है थर्मस और ए क्यू का मीनिंग होता है एक्वस। थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से ये एंजाइम आइसोलेट किया गया है और वो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सो उनका जो ये एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड नहीं होता है और इस प्रोसेस में इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा है, a chemical mutagen alters the pairing property of adenine base in such a way that it pairs with cytosine base during the process of replication. What would be the code sequence in messenger RNA by a DNA sequence with altered base for original DNA having sequence CAGGAC? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक केमिकल म्यूटाजन है जिसने अल्ट्रेशन कर दिया, मीन्स म्यूटाजन वही तो होते हैं जो म्यूटेशन कर दे या कोई चेंज कर दे, उसने पेयरिंग प्रॉपर्टी को अल्टर कर दिया किसकी, एडिनिन बेस की, इस तरीके से कर दिया कि इट पेयर्स विद साइटोसिन बेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जो एडिनिन है उसमें ऐसा अल्ट्रेशन कर दिया कि ये साइटोसिन के साथ बाइंड हो रहा है। साइटोसिन के साथ कौन बाइंड होता है, ग्वानिन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एडिन म्यूटेशन ऐसा हुआ है जिससे एडिनिन के प्लेस पर क्या आ गया है, ग्वानिन आ गया है। इन्होंने ये कहा एक ऐसा म्यूटेशन हुआ जिससे एडिनिन बेस जो है उसकी प्रॉपर्टी में ये चेंज आ गया कि वो साइटोसिन के साथ बाइंड हो रहा है। तो वो कब होगा साइटोसिन के साथ बाइंड, जब वो ग्वानिन बन जाएगा, बिकॉज ग्वानिन बाइंड होता है साइटोसिन के साथ। तो यानी यहाँ सिंपल हम कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया है और एडिनिन बेस के प्लेस पर क्या आ गया है, ग्वानिन आ गया और अब ग्वानिन बाइंड कर रहा है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो ये कह रहा है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में तो ये क्या कर रहा है, साइटोसिन के साथ बाइंड हो रहा है, ऐसा चेंज आ गया। अब ये बताओ कि मैसेंजर आरएनए जो इस डीएनए से बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें जब डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो ये पूछ रहा है कि उस मैसेंजर आरएनए का बाय अ डीएनए सीक्वेंस विद अल्टर्ड बेस फॉर द ओरिजिनल डीएनए हैविंग सीक्वेंस ये कह रहा है कि ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस ये है CAGGAC। तो इन्होंने मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस पूछा हुआ है कि ये डीएनए का है तो इसमें अल्ट्रेशन, ये ओरिजिनल है तो इसमें अल्ट्रेशन करो पहले, तो एडिनिन के प्लेस पर क्या कर दो, ग्वानिन, CG, और ये हमारे हैं ही G दोनों, और A के प्लेस पर भी कर दो G और C। ये हमारा डीएनए हो गया। अब इसने सीधा सीधा पूछा है मैसेंजर आरएनए का, बताओ भाई क्या होगा, मैसेंजर आरएनए क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। C के सामने हमेशा क्या आता है, G। ग्वानिन के साथ कौन, साइटोसिन, ग्वानिन के साथ बाइंड साइटोसिन, जितने भी ग्वानिन है चार बीच में सबके साथ साइटोसिन, एंड साइटोसिन के साथ फिर ग्वानिन। मैसेंजर आरएनए बनाना था किससे, डीएनए से, लेकिन डीएनए में एक म्यूटेशन किया, वो म्यूटेशन हमें समझना था और वो म्यूटेशन हमने यहाँ ये ओरिजिनल डीएनए था इसमें कर लिया और इससे फिर मैसेंजर आरएनए पूछा था, ये हमने उसके अकॉर्डिंग बता दिया। नेक्स्ट देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन्होंने पूछा फोटोसिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है फोटो आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड प्रीसीड्स फोटोसिस्टम फर्स्ट। इन्होंने करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर। आप 11th NCERT से ये हमारा सोल्व हो रहा है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर देखिए वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि वहाँ पर क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। क्या होता है फोटो सिस्टम, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स या नेटवर्क ऑफ पिगमेंट्स जिसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर जो होता है वो क्लोरोफिल A से बना होता है और बाकी सारे पिगमेंट जेंटोफिल वगैरह और बाकी क्लोरोफिल B वगैरह B C सब चारों तरफ होते हैं। उसके रिएक्शन सेंटर जो होता है वो बना होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं P700 और P680। कितनी वेवलेंथ की मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है उसके बेसिस पर P700 और P680 होता है। 700 वाले को बोलते हैं PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसका रिएक्शन सेंटर में कैसा क्लोरोफिल होता है जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको P700, और जो 680 की मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है उसको P680। इस तरह दो फोटो सिस्टम है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो टर्म ये आ रही है बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या होता है, ATP NADPH वगैरह बनते हैं
और फिर वो यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उधर। बट जो लाइट रिएक्शन है उसमें ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो तरीके से फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का बनना। तो वो साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक में तो क्या है, केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, और यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं ना, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर निकल जाते हैं, और कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स से होते हुए वो जब वापस अगर कहाँ आ जाए, P700 यानी कि इसी रिएक्शन सेंटर के पास आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक जेड स्कीम होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, वो वापस उस फोटो सिस्टम सेकंड या फर्स्ट में नहीं आते हैं। यहाँ पर फाइनल एक्सेप्टर जो होता है NADP पॉजिटिव होता है और उससे NADPH बनता है। और साइक्लिक में ऐसा नहीं होता, साइक्लिक में वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। सो ये पाथवे भी आप देख सकते हो और पूरी प्रोसेस आप अच्छे से देखोगे। फोटो सिस्टम सेकंड है, यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन साइक्लिक, और यहाँ से फिर डिफरेंट प्रोटीन से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इनसे होता हुआ प्लास्टोसाइनिन, और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है, और उसके बाद NADP पॉजिटिव ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या क्या है कि फोटो आयोनाइजेशन केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है, रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज फोटो आयोनाइजेशन का क्या मीनिंग है कि फोटोन यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के द्वारा अगर फोटोन यानी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो दोनों में होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट में नहीं होता। नेक्स्ट है फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फर्स्ट और सेकंड दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमने बात की साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। आफ्टर दैट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वाटर का फोटोलाइसिस जो होता है वो सेकेंड फोटो सिस्टम पर होता है, फर्स्ट पर नहीं होता। मीन्स वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है। लास्ट ऑप्शन है हमारा फोटो सिस्टम सेकंड प्रीसीड्स फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो पहले ऑपरेट करता है या पहले काम करता है, किससे, फोटो सिस्टम फर्स्ट से। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो फोटो सिस्टम सेकंड से किधर की तरफ होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द कैटेगरी ऑफ एयर क्वालिटी इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ मॉडरेट पोल्यूशन व्हेन द एक्सीडेंस फैक्टर इज। अब ये एक्सीडेंस फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक्सीडेंस फैक्टर क्या होता है बेटा, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एप्रोप्रिएट एयर क्वालिटी क्राइटेरिया। एक्सीडेंस का मीनिंग क्या है कि जिससे एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है एक्सीडेंस फैक्टर से, मीन्स किसी पोल्यूटेंट की एप्रोप्रिएट वैल्यू है एयर में, एयर की क्वालिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है या उससे के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है। दिस एक्सीडेंस फैक्टर इज कैलकुलेटेड, इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयरली एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट अपॉन ईयरली स्टैंडर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड ईयरली वैल्यू होती है और क्या एवरेज कॉन्सेंट्रेशन उसकी उस टाइम पर है, और इसकी वैल्यूज़ ऐसे डिवाइड की गई हैं। अगर 0.5 से कम है वो वैल्यू तो उसको लो माना जाता है एक्सीडेंस फैक्टर, एंड अगर मॉडरेट माना जाता है 0.5 और 1 के बीच में अगर है, और क्रिटिकल 1.5 से ज़्यादा, और हाई माना जाता है 1 से 1.5। मीन्स अगर 0.5 से कम है तो लो, 0.5 और 1 के बीच में है तो मॉडरेट, 1 और 1.5 के बीच हाई, और 1.5 से ग्रेटर है तो क्रिटिकल। इन्होंने मॉडरेट का पूछा था तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, 0.5 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नोड्यूलेशन इन रूट्स। रूट्स में नोड्यूलेशन के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर कर दोगे। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम और फ्रैंकिया। ऑप्शन में क्या दिया है, इनमें से कोई एक चूज नहीं करना है, दो आंसर है इनमें से सही, बी एंड सी, सी एंड डी, ए एंड सी और ए एंड डी। देखो बेटा, आपने ये सारे ही बैक्टीरिया के नाम सुने होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बट याद रखने वाली चीज़ क्या है कि राइजोबियम, ये तो मोस्टली सभी को याद रहता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखने वाला बैक्टीरिया है ये। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। मीन्स जो
लेग्यूम यानी कि दाल वाली जो हमारी फसलें होती हैं सारी, उनमें उनकी रूट में रहता है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ऐसे गांठ सी बन जाती है और उनमें ये बैक्टीरिया रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया या नाइट्रेट में बदल के क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है, प्लांट उसको यूज़ करता है और बदले में ये उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है, वही रहता है। लेकिन जो फ्रैंकिया है ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही रखता है, बट ये किसके साथ रखता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि एक्टिनोराइजल प्लांट्स। तो इन्होंने जो पूछा था वो पूछा था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नोड्यूलेशन से जो रिलेटेड है, ये भी नोड्यूल बनवाता है इन प्लांट्स में, जैसे कि एल्डर और बेरी में, और एक्टिनोराइजल प्लांट्स हम कह सकते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो दोनों काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी और नोड्यूलेशन से भी रिलेटेड है। बट ये जो दो बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरिलम, ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, मीन्स ये नोड्यूलेशन नहीं करवाते, किसी प्लांट के साथ नहीं रहते। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ स्पीसीज में बी कंसिडर्ड एंडेमिक इफ, एक स्पीसीज को हम एंडेमिक कब बोलते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाउंड इन ओनली अ सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया एंड नो वेयर एल्स, द स्पीसीज रिमेन्स अलाइव इन ह्यूमन कंट्रोल्ड कंडीशन, इट इज फाउंड ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्पीसीज हैव लो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। किस स्पीसीज को हम एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक को बहुत अच्छे से 12th NCERT में भी डिफाइन किया गया है, ऐसी स्पीसीज जो केवल किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलती है और कहीं नहीं पाई जाती, किसी पर्टिकुलर सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज वहाँ की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर, इनमें से एपिथेलियल टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑलवेज सीलिएटेड, नॉन वेस्कुलर, विद लोड्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, या फिर टाइटली पैक्ड। यहाँ पर भी हमें दो चूज करने हैं आंसर। सीलिएटेड को देखिए आप, ऑलवेज सीलिएटेड तो नहीं होती, एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है, आपने 11th NCERT का टिश्यू वाला चैप्टर देखिए, वहाँ पर वहीं से इसका आंसर मिल जा रहा है। सीलिएटेड नहीं होते, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम होता है, कोल्यूमनर है, क्यूबोइडल है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, सो सारे नहीं होते सीलिएटेड, केवल कुछ होते हैं जैसे कि कोल्यूमनर हो गया। तो ये रोंग हो जाएगा हमारा। नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर का क्या मीनिंग है, इसमें ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड नहीं होती, ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होती। देखो होता क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है हमारा कवरिंग टिश्यू या सराउंडिंग टिश्यू, कोई ऑर्गन है हमारा, उसकी जो लाइनिंग भी होती है और जो सराउंडिंग भी होती है, दोनों किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। हमारी स्किन में, हमारे सारे ऑर्गन्स की कवरिंग में, सब जगह पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसके अंदर की तरफ होता है और कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू तो होता है वेस्कुलर, बट जो एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्शन का काम करता है ना, ये इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये जो भी लेन देन करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब लेने होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू लेता है, इसके पास ये वेस्कुलर नहीं होती है, ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो नॉन वेस्कुलर ये करेक्ट हो जाएगा। विद लोड्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, इसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बहुत सारा नहीं होता है, इन्होंने कहा होता है। टाइटली पैक्ड, ये सही हो जाएगा, टाइटली पैक्ड होती हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिथेलियल टिश्यू का, कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनके बीच जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो बहुत कम होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, बिकॉज उनको प्रोटेक्शन करना है। अगर ये लूजली पैक्ड होंगे तो आराम से कुछ भी अंदर चला जाएगा या कुछ भी चीज़ बाहर से अटैक कर देगी, तो ये डैमेज से या किसी चीज़ से बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वगैरह से सबसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इनके पास बहुत सारा नहीं होता, बस बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी एंड डी, ये दोनों हमारे करेक्ट हो गए, बी प्लस डी। नेक्स्ट देखिए, वन बैड एप्पल स्पॉइल्स द लोट, एक बैड एप्पल, एक सेइंग है ये कि वो सबको खराब कर देती है, स्पॉइल कर देती है बाकी को। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन बेस्ट एट्रीब्यूटेड है किस हार्मोन के लिए, मीन्स अगर हम इस सेइंग को देखें तो ये किस हार्मोन की बात कर रहा है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या एथाइलिन। बहुत इजी आंसर हो जाएगा एथाइलिन, बिकॉज एथाइलिन जो एक गैसियस हार्मोन है, ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग में रोल प्ले करता है। मीन्स अगर एक एप्पल क्या है, एक एप्पल राइपन हो जाता है तो वो क्या करेगा, दूसरों को भी अगर पास में है वो तो गैसियस हार्मोन है वो रिलीज होंगे इससे, और बाकी सबकी भी राइपनिंग में रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाइनो एसिड सच एज ग्लूटामिक एसिड इज यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, आइडेंटिफाई द जीनस ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के प्रोडक्शन में
किस माइक्रोब के किस जीनस का यूज़ किया जाता है। और जो ग्लूटामिक एसिड है ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में। तो ऑप्शंस हमारे पास है कोरिनीबैक्टीरियम, आर्थ्रोबैक्टर, थर्मो अनएरोबैक्टर और एंटेरोबैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ? कोरिनीबैक्टीरियम। कोरिनीबैक्टीरियम जीनस के जो बैक्टीरिया हैं और ब्रेवी बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? शुगर और बीट मोलाज को यूज़ करते हैं या अमोनिया सॉल्ट को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स, और क्या बनाते हैं? ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। और इस ग्लूटामिक एसिड का यूज़ किया जाता है बेटा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसको एजिनोमोटो भी बोलते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एजिनोमोटो, इंडस्ट्री में इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। किसका? इनसे बनने वाले ग्लूटामिक एसिड का। सो ग्लूटामिक एसिड बन किससे रहा है? कोरिनीबैक्टीरियम एंड ब्रेवी बैक्टीरिया से। कुछ और बैक्टीरिया या कुछ और माइक्रोब्स का जिक्र किया है इन्होंने, आर्थ्रोबैक्टर सेकंड ऑप्शन में जो है। तो यहाँ आंसर तो हमारा कोरिनीबैक्टीरियम हो जाएगा, बट हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। आर्थ्रोबैक्टर क्या है? सॉइल में या वेजिटेबल्स में या रॉ मिल्क और एग्स में मिलता है। और इसका क्या फंक्शन होता है? बायोडिग्रेडिंग पोल्यूटेंट्स एंड एग्रोकेमिकल्स, जो पोल्यूटेंट्स हैं या एग्रोकेमिकल्स हैं उनको बायोडिग्रेड करने का काम करता है। एंड थर्मो अनएरोबैक्टर, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स को रिड्यूस करते हैं। किस में? एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में उनका रिडक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट है एंटेरोबैक्टर, ये एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं बेटा और फैकल्टेटिव अनएरोबिक होते हैं। और इनका यूज़ होता है ब्यूटेन डायोल 2,3 ब्यूटेन डायोल बनाने में। और फिर ये जो प्रोडक्ट बनाया जाता है इसका यूज़ होता है प्रिंटिंग इंक्स, परफ्यूम वगैरह बनाने में। सो आप इन सबके भी यूज़ अच्छी तरह से याद कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, यूरिड्स सच एज एलेंटोइक एसिड एंड सिट्रुलिन आर ट्रांसलोकेटेड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स थ्रू। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस होती है किसकी? यूरिड्स की, जैसे कि एलेंटोइक एसिड और सिट्रुलिन। ये है क्या बेटा? ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं जो सिंथेसाइज होते हैं रूट नोड्यूल्स में। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की अभी हमने बात की ना, उनमें रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम रूट नोड्यूल बनवाता है। तो उनकी रूट नोड्यूल्स में सिंथेसाइज होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये एक यूरिड्स, जैसे कि एलेंटोइक एसिड और सिट्रुलिन। इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसे होता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे से। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सिम्प्लास्टिक पाथवे। ये आप जानते हो, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट 2 पाथवे होते हैं प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन के लिए। अगर एपोप्लास्ट तो किसको बोलते हैं? अगर नॉन लिविंग पार्ट से किसी चीज़ का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है? मीन्स यहाँ से सेल वॉल के आसपास से होते हुए हो रहा है। और सिम्प्लास्टिक क्या होता है? 2 सेल्स के बीच ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो यूरिड्स का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसे होता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे से। एक ऑप्शन और यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है, रूट नोड्यूल्स टू सूट जाइलम, बिकॉज हमने बताया ये बनता कहाँ है? रूट नोड्यूल्स में बनता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में यूज होता है प्राइमरली नाइट्रोजन के। बट यहाँ पर पाथवे तो देखें तो सिम्प्लास्टिक पाथवे बैठता है इसका आंसर, बट ये रूट नोड्यूल्स में बन रहा है तो वहाँ से सूट जाइलम में भी इसका ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये भी आंसर इसका करेक्ट लगता है। आप इस चीज़ को अपने आप एक बार देखेंगे कि यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए। वैसे ये इसका दिखा रहा है सिम्प्लास्टिक पाथवे सब जगह पर। नेक्स्ट देखिए बेटा, टिफ्लोसोल इन एन अर्थवर्म लाइज बिटवीन। अर्थवर्म में टिफ्लोसोल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अर्थवर्म अगर हमने पढ़ाया तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस किस सेगमेंट के बीच पड़ रहा है। 1 to 3 सेगमेंट्स, 5 to 7, 9 to 14 एंड 26 to 35 सेगमेंट्स। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 26 to 35 सेगमेंट्स। जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। और कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है उसके बेसिस पर इन्होंने पूछा है टिफ्लोसोल कहाँ होता है। टिफ्लोसोल है क्या बेटा? इसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी डोर्सल वॉल में इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है। डोर्सल वॉल का इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है। और काम क्या है? जैसे हमारे इंटेस्टाइन में विलाई होती है ना, ऐसे ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है सो दैट न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन एनहेंस हो जाए, बढ़ जाए। तो टिफ्लोसोल कहाँ से कहाँ तक है? 26 से 35 सेगमेंट तक। नेक्स्ट देखिए, वेस्कुलराइज्ड स्किन, मस्कुलर टंग, क्लोएका, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? फेरेटिमा पोस्थुमा यानी कि अर्थवर्म, होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मीन्स कॉकरोच, और राना टिग्रीना। आंसर यहाँ राना टिग्रीना हो जाएगा। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे बेटा इन्होंने? वेस्कुलराइज्ड स्किन कैसी होती है? वेस्कुलराइज्ड स्किन किसकी होती है? फ्रॉग की होती है ना, थिन मोइस्ट स्किन होती है, इनमें से बाकी किसी की नहीं होती, जो गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। टंग इनके पास स्टिकी और मस्कुलर टंग होती है जो अपने प्रे को कैप्चर करने में इनकी हेल्प करती है। क्लोएका क्या होता है कि सिंगल ओपनिंग होती है। क्लोएका एम्फीबियंस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक ही ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों की।
सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं, राना टिग्रीना के। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी हमारा 11th NCERT से सोल्व हो रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 12th NCERT से सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल टू रीच ओवरी। पोलन ट्यूब जो होती है वो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज को क्या करती है, उनके थ्रू ग्रो करती है। सही बात है, करेक्ट हो जाएगा। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द 3-celled कंडीशन कैरी 2 मेल गैमेट्स इन द पोलन ट्यूब फ्रॉम द बिगिनिंग। इन्होंने बोला है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें देखिए 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक तो अपने जो पोलन को जो है वो शेड करते हैं, जिनके एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स है वो शेड हो जाते हैं 2-celled स्टेज पे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। एक ऐसे होते हैं जिनमें जो जनरेटिव सेल है वो पहले ही जड़ने से, यहाँ से शेड होने से पहले ही 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है जनरेटिव सेल। तो इन्होंने कहा कि वो जो जिनमें 3-celled कंडीशन होती है में ही पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं, उनमें 2 मेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, शुरू से ही पोलन ट्यूब में होते हैं। सही सीधी बात है, पोलन ट्यूब में आ जाते हैं 2 मेल गैमेट उनमें, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। द सिनर्जिड प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। यहाँ क्या कहा है, एम्ब्रियो सैक होता है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, न्यूक्लियस है पहले और फिर एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, यहाँ पर सेंट्रल सेल होती है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 2 यहाँ पर क्या होते हैं, सिनर्जिड्स, और यहाँ सेंटर में ये एग सेल होती है। ये जो सिनर्जिड्स हैं दोनों, ये क्या करती हैं, जैसे पोलन ट्यूब आती है ना यहाँ से, उसको गाइड करती है, उसको एक तरह से कहिए एग तक और सेंट्रल सेल तक पहुँचाने का काम करती है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सिनर्जिड्स माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के और गाइड करती हैं पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री को। नेक्स्ट है, पोलन ट्यूब अपने मेल गैमेट्स को सेंट्रल सेल में डिस्चार्ज करती है एम्ब्रियो सैक के। ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, तो यही आंसर हो जाएगा, बिकॉज पोलन ट्यूब जो होती है ना वो अपने मेल गैमेट्स को सेंट्रल सेल में नहीं डिस्चार्ज करती, यहीं पर सिनर्जिड्स के पास ही डिस्चार्ज कर देती है और वो गाइड करती है, फिर उनको एक एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है और एक सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है मेल गैमेट, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय स्केलेटल मसल ड्यू टू। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग बाय स्केलेटल मसल, किसकी वजह से? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर, एक्टिन बाइंड्स टू एक्सपोज्ड मायोसिन हेड, एक्यूमुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, रिलीज ऑफ सोडियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। यह आंसर हो जाएगा बेटा एक्टिन बाइंड्स टू एक्सपोज्ड मायोसिन हेड। एक हमने प्रीवियस पेपर जो सॉल्व करवाए हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ भी आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है स्केलेटल मसल्स में। एक्टिन जो होता है वो मायोसिन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, एक्टिन का हेड मायोसिन के साथ बाइंड करता है, तो उस टाइम पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। बाकी सारे ऑप्शंस देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर का एब्जॉर्प्शन इनिशिएट करने के लिए होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस इनिशिएट होती है तब काम करता है, बट डायरेक्टली नहीं कह सकते कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में रोल है। एक ऑप्शन है था एक्यूमुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट हो गया, ये यहाँ पर नहीं है। रिलीज ऑफ सोडियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में सोडियम आयंस के रिलीज जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट करता है, बट ये भी डायरेक्टली नहीं करवाएगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को। सो आंसर यहाँ अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, एक्टिन बाइंड्स टू एक्सपोज्ड मायोसिन हेड। उसके लिए कैल्शियम आयन आते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो कैल्शियम आयन यहाँ पर ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं और उसको ले जाते हैं यहाँ से, जिससे मायोसिन का हेड एक्सपोज हो जाता है और एक्टिन जो है वो उसके साथ बाइंड हो जाता है। इस तरह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर कैन बी फैसिलिटेटेड यूजिंग। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मीन्स किसी केमिकल की हेल्प से अगर हम किसी जीन को ट्रांसफर करें तो कौन यूज़ होता है इनमें से? एथिडियम ब्रोमाइड, ये आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, एक फ्लोरेसेंट डाई होती है जो डीएनए विजुअलाइजिंग में मीन्स डीएनए को देखने के लिए काम आती है। 5 प्राइम ब्रोमोयूरिडीन, ये आरएनए स्टडीज़ में यूज़ होता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ आंसर हो जाएगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जीन ट्रांसफर में यूज़ होता है। पॉलीएक्रिलएमाइड, ये एक जेल मीडियम यूज़ होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए साइज के बेसिस पर, तो वहाँ पर पॉलीएक्रिलएमाइड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ये भी 11th NCERT से सोल्व हो रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
कि जो सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज होती है, आप जानते हो इंटरफेज होता है और एम फेज होता है। इंटरफेज और एम फेज, सेल डिवीजन को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज को फिर हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा G1, देन S और देन G2 फेज। यहाँ पर सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन वगैरह बनती है। फिर उसके बाद एम फेज में प्रोफेज, मींस एस फेज में क्या हो गया, डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल होने का मतलब क्या है, एस फेज से पहले ये क्रोमोसोम को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि एक क्रोमोसोम एक आर्म का बना हुआ है जिसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिड। अब एस फेज में क्या हो जाता है, ये क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हो जाता है। एक क्रोमेटिड मीन्स एक डीएनए, और ये आर्म जब 2 हो जाती है मीन्स 2 डीएनए, 2 सिमिलर डीएनए, एक ही डीएनए की 2 कॉपीज और 2 क्रोमेटिड की फॉर्म में होती है। एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये, तो ये एस फेज में ही हो गया। तो इन्होंने पूछा मेटा फेज में क्या होगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। यहाँ पर जो मैं ये कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, जिस पर ये दोनों क्रोमेटिड हेल्ड रहते हैं टुगेदर। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, अ नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना होता है जो स्पिंडल फाइबर से अटैच रहती हैं सेंट्रोसोम के पास। ये रोंग हो जाएगा स्टेटमेंट। मेटाफेज में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होते जो स्पिंडल फाइबर से, जैसे सेल डिवाइड करने वाली होती है ना। पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लें। प्रोफेज, एम फेज जो है वो डिवाइड है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। तो इन्होंने मेटाफेज में पूछा है। मेटाफेज की कंडीशन कैसी होती है, सपोज ये हमारी सेल है, तो जो मेटाफेज प्लेन हम कह सकते हैं या प्लेट कह सकते हैं, मीडियन लाइन पे ही अपने आप को अरेंज कर लेते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इस तरह से। तो क्या कंडीशन रहती है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं और वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ से अराइज होते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो इनके काइनेटोकोर्स से अटैच होते हैं एनाफेज में। इन स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये पोल्स की तरफ जाते हैं। सो मेटाफेज में तो यहाँ पर मेटाफेज प्लेट पर ये अपने आप को अरेंज करते हैं और सेंट्रोमियर से ही 2 क्रोमेटिड्स अटैच रहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं और यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, दोनों पोल्स की तरफ, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं। तो ये भी हमारा रोंग हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, इन दोनों को ही तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का नहीं बना होता है इस टाइम पर। अटैच टू अ पोल ऑफ द सेल, पोल पे नहीं जाते हैं, यहाँ मेटाफेज प्लेन पे अरेंज रहते हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज एन इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये भी 12th NCERT अगर आपने पढ़ी है तो बहुत आराम से आंसर कर दोगे। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव और रिवर्सिबल हो और कॉस्टली हो। कॉस्टली गलत हो जाएगा, कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो और इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल हो, रिवर्स भी किया जा सके उसके इफेक्ट को।